अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस हमने डिस्कस करनी है, तो कुछ वीडियोस मैं इस तरह बनाऊंगी। हर वीडियो में एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का ये मैंने आपकी बुक का पेज भी जो है वो यहाँ पर कॉपी कर दिया था ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ये आपकी बुक का पेज है सारा। इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। जिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, अगर किसी क्वेश्चन में मज़ीद एक्सप्लेनेशन करनी होगी तो मैं उसको यहाँ साथ साथ लिख के बता दूँगी। आपने पॉइंटर को फॉलो करना है, मैं पॉइंटर से लिख के समझाऊँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। पहला था 3-chloro-2-methyl पेंटेन। ये 3-chloro-2-methyl पेंटेन, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपने पेपर में जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? इसका लिखने का सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करेंगे कि मैं मेरे ख्याल है रेड पेन चूज़ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। इसमें आपने सबसे पहले करना है कि पेरेंट चेन पेंटेन है, यानी 5 कार्बन्स की चेन है, तो आप 5 कार्बन्स की एक स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर उन कार्बन्स की आपने नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग आप लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे लिखा हुआ है 3-क्लोरो, तो आपने 3rd कार्बन पे जो है वो क्लोरीन अटैच करना है, और लिखा हुआ है 2-मिथाइल, 2nd कार्बन पे आपने जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है। तो ये आपके सारे ग्रुप्स अटैच होंगे पेरेंट चेन में। अब आपने सिर्फ एक काम करना है कि आप क्या करेंगे कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे, और वैलेंसी पूरी करने का आपको पता है कि हमेशा हाइड्रोजन अटैच करके वैलेंसी पूरी करते हैं। जैसे ये पहला कार्बन है, इसने एक बॉन्ड जो है वो ये बनाया हुआ है, अभी से मज़ीद 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर अटैच कर देंगे। दूसरा कार्बन जो है वो उसके ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, ये यानी कि 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, तो इसको मज़ीद जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है, तो हम इसके ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से ये वाला है, इसने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसको मज़ीद जो है ना वो सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच करने की ज़रूरत है। 4 वैलेंसी पूरी हुई। इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसके ऊपर जो है वो 2 हाइड्रोजन ही अटैच करेंगे, तो टोटल 4 हो जाएगी। इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो अब हम इसमें मज़ीद 3 बॉन्ड्स बना के इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। इस तरीके से आपने हर कंपाउंड का लिखना है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स का लिखा हुआ है। 1,2-डाई-ब्रोमो-2-आयोडोप्रोपेन, इसमें इसी तरीके से 3 कार्बन्स की आपने चेन ड्रॉ करनी है। 1,2-डाई-ब्रोमो, 1 और 2 दोनों पे जो है वो आपने ब्रोमीन लगाना है। तो पहले आप 1 2 3 इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, और 1 2 3 इस तरीके से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरह जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर जो है वो 1 कार्बन पे भी ब्रोमीन, 2nd कार्बन पे भी ब्रोमीन, इसी तरीके से 2nd पे आयोडो ग्रुप भी लगा हुआ है, तो आयोडो भी लगा लेंगे, और बाकी की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 ऑलरेडी लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 लगे हैं, ठीक है। सिंपल ये वाला क्वेश्चन लाजमन आता है पेपर में, और इसको अटैम्प्ट करना बहुत ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 2-ब्रोमो-2-क्लोरो 1,1-ट्राईफ्लोरोइथेन। इथेन का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 कार्बन वाली चेन हम ड्रॉ करेंगे। 2nd कार्बन पे जो है ना वो ब्रोमो लगाएंगे, 2nd कार्बन पे क्लोरो भी लगाएंगे, फिर 1 कार्बन पे जो है ना 3 फ्लोरो लगा देंगे। अब हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देंगे। इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, और 2nd कार्बन पे हमने एक हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। देखने में आपको ये इसका ऑपोजिट लग रहा है, लेकिन ये ऑपोजिट नहीं है। यहाँ पे इसको 1 नंबर कार्बन दिया हुआ है, इसको 2 नंबर, और यहाँ पे ये 1 है ये 2 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर रूल्स पता होंगे। एक आपने नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर लिखने की टिप आपने याद रखनी है कि जब आप 2 नंबर्स लिखते हैं, कोई से भी 2 नंबर्स, जैसे यहाँ पे 2 या 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के दरमियान कॉमास लगाए जाते हैं, और नंबर और लेटर के दरमियान, जैसे यहाँ पे देखें नंबर और लेटर है, इसके दरमियान जो है वो हाइफन लगाया जाता है। हाइफन इस तरह का होता है, ठीक।
तो इसके बाद ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड, इसमें आपको पहले 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। साइक्लोप्रोपाइल जो है वो एक ग्रुप है और साइक्लोप्रोपाइल ये है, ये साइक्लोप्रोपेन से बना है, और मिथाइल क्लोराइड एक और ग्रुप है जो कि ये है। तो साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल क्लोराइड को अटैच करके ये कंपाउंड बना दिया गया। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटेन से जो स्ट्रक्चर बनता है इसे नियोपेंटाइल कहते हैं, और उसके आगे एक ब्रोमो ग्रुप लगा के नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटेन आपको पता है, इस कंपाउंड को नियोपेंटेन कहते हैं। तो अब इस कंपाउंड के किसी भी सारे के सारे हाइड्रोजन जिसके इक्वल हैं, तो किसी भी एक कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दें तो ये आयन बन जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा जिसे नियोपेंटाइल ग्रुप कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे है आइसोहेक्साइल ग्रुप, आइसोहेक्साइल आयोडाइड, ये आइसोहेक्साइल है और इसके साथ आयोडो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए से आइसोहेक्साइल आयोडाइड कहते हैं। ये इनके आईयूपैक नेम्स नहीं हैं। इसके बाद आते हैं नेम द फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आपने इन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के स्टेप्स वही हैं कि सबसे पहले जो है आपने स्ट्रेट चेन चूज़ करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं वो आपने चूज़ करनी है। उसके बाद आपने इसकी नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को क्लोजेस्ट नंबर मिले। जैसे कि अगर हम इसे यहाँ से नंबर करते हैं 1 2 3 4 5, तो सेकंड कार्बन पे आयोडो ग्रुप है, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ पे क्लोरो ग्रुप है। ठीक, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो क्लोरो को जो है सेकंड नंबर मिल रहा है और आयोडो को फोर्थ नंबर मिल रहा है। क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली फ़र्स्ट आता है और तो इसको जो है वो फर्स्ट नंबर दिया गया। तो ये जो है वो 2 क्लोरो 4 आयोडो 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। अगला है 4 डाईफ्लोरो 2 डाईमिथाइल हेक्सेन। इसमें सबसे पहले ये कि 6 कार्बन की आपने जो है ना वो चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग आप इस साइड से भी कर सकते हैं, नंबरिंग आप इस तरफ से भी कर सकते हैं। आप वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा। तो यहाँ से मिथाइल सेकंड नंबर पे आ रहा है, जबकि अगर इधर से करेंगे तो फ्लोरो थर्ड नंबर पे आएगा। तो इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इसमें ये मैं इसको बहुत ब्रीफली टच कर रही हूँ, अगर इसकी फ़र्दर डिटेल्स चाहिए तो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपको फ़र्दर एक्सप्लेन कर सकूँ। इसका तरीका ये है कि आप बस स्क्रीनशॉट लें और मुझे सेंड कर दें कि इस वाले पार्ट को मज़ीद एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि अभी सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो मैं इसको लाइटली टच कर रही हूँ। ये वाला जिस तरीके से कंपाउंड लिखा हुआ है, अक्सर बच्चे इस तरह का कंपाउंड नज़र आता है तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ये कंडेंस्ड फार्मूला है। इसमें आपने इस तरह से देखें कि इस कार्बन के साथ जो है वो ये 2 ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं और ये ब्रोमीन भी इसी के साथ अटैच हुआ हुआ है। फिर इस कार्बन के साथ जो है वो ये वाला ब्रोमीन अटैच हुआ हुआ है और मज़ीद ये वाले 2 ग्रुप्स अटैच हुए हैं। तो आपने अब 2 कार्बन्स मेन कार्बन है, तो आपने कार्बन की पहले चेन ड्रॉ कर लेनी है। फिर इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक मिथाइल ग्रुप इधर और एक ब्रोमो इधर। यहाँ पे एक ब्रोमो इधर, एक मिथाइल इधर और एक मिथाइल इधर। इस तरह इसको खोल के जो है वो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेना है, या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको बोलते हैं, जिसमें कुछ बॉन्ड्स विजिबल होते हैं और कुछ बॉन्ड्स नज़र नहीं आ रहे, तो इसको कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो वो आपने लिख लेना है। अब आपके लिए इसकी नेमिंग बहुत आसान हो जाएगी। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करनी है और इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। दूसरी तरफ से भी करेंगे 1 2 3 4, तो एक ही बात होगी। 2 3 कार्बन पे 2 ब्रोमो भी लगे हुए हैं, 2 3 कार्बन डाईमिथाइल। तो बी जो है वो ब्रोमो का अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है तो इसको शुरू में लिखेंगे और एम वाले को बाद में। इस तरह 2 3 डाई ब्रोमो 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका
नाम हो जाएगा। उसके बाद अगला है इसी तरीके से स्ट्रक्चर, इस कार्बन के साथ जो है वो ये क्लोरो ग्रुप भी लगा हुआ है, ये 2 फ्लोरो भी लगे हुए हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ एक क्लोरो भी लगा हुआ है और 2 आयोडो भी लगे हुए हैं। तो इसको ये 2 कार्बन्स हैं बेसिकली, ये 2 कार्बन्स आपस में जुड़े हुए हैं और इसके साथ एक क्लोरीन और 2 फ्लोरो लगाने हैं और इसके साथ जो है वो एक क्लोरो और 2 आयोडो लगाने हैं। ठीक है, नंबरिंग उसी तरीके से करेंगे 1 2 डाईक्लोरो, सी पहले आता है, एफ उसके बाद आता है और आई सबसे एंड में आता है। तो 1 2 डाईक्लोरो, 1 1 डाईफ्लोरो, 2 2 डाई आयोडो इथेन इसका नाम है। ये वाला कंपाउंड है, इसमें ये जो पार्ट है ये साइक्लोहेक्साइल कहलाता है और ये जो है वो मिथाइल क्लोराइड कहलाता है। तो इन दोनों को मिला के नाम मिल जाएगा साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड। इसको आप इस तरीके से देखें कि इसमें पेरेंट चेन थी मिथाइल क्लोराइड, तो इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया, इसको CH2Cl में कन्वर्ट किया गया मिथाइल, और इसके साथ जो है वो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा दिया गया। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सीड पार्ट है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड्स विद ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, आपने इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने। मैं इस सारों को डिस्कस नहीं करी, सिर्फ एक को आई थिंक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी सारे जो हैं वो आपने क्या करना है कि इसी सेम पैटर्न पे आप बाकी सारे ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन होता है तो उसके आइसोमर्स ड्रॉ करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आपने जितने भी नंबर ऑफ़ कार्बन्स आपको गिवन हैं आपने उनकी स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लिए। हाइड्रोजन्स को फ़िलहाल आप छोड़ दें, हाइड्रोजन्स को आप बाद में देख सकते हैं। और जो ब्रोमो है यानी सब्स्टिट्यूएंट या जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप को आप अटैच कर दें। अब आप फंक्शनल ग्रुप एक इस कार्बन के ऊपर फर्स्ट कार्बन पे अटैच कर सकते हैं, आप सेकंड कार्बन पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अटैच करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये वाला कार्बन इस साइड से सेकंड बन रहा है। तो 1 2 3 3 4 1 2 3 4, तो बेसिकली ये 2 डिफरेंट कार्बन है जिसको 1 और 2 पोजीशन दी जा सकती है। तो इस तरह करेंगे तो 2 आइसोमर्स आ जाएंगे आपके पास। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने लिख लिया है इधर, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए। दूसरा है कि उसके बाद आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 4 कार्बन्स की चेन बनाने की बजाय 3 कार्बन्स की चेन बना दें और एक कार्बन को एज अ ब्रांच ट्रीट करें और फिर फंक्शनल ग्रुप को इसी तरह। तो इसी तरीके से फिर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेंट्रल कार्बन में होने की बजाय जो है वो साइड चेन में हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है। तो इसी तरह आप मल्टीपल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप जब इसको कर लेंगे तो फिर आपने इसमें हाइड्रोजन्स की फिलिंग कर देनी है, जितने भी हाइड्रोजन्स कम होंगे कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से कि कार्बन ने पहले कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर पहले 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो फिर आपको सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। अगर पहले 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 3 हाइड्रोजन लगाने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट्स डन। मैक्सिमम आइसोमर्स आपने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के बना लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम करती है आप सिंपली स्क्रीनशॉट लें और मुझे बता दें। मैं ये जो भी रिवाइज़ करवा रही हूँ मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपको बेसिक रूल्स वगैरह सारे पता हैं। अच्छा, शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ वुड यू प्रिपेयर इथाइल आयोडाइड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे प्रॉब्लम ये करते हैं कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। इन्होंने कहा है कि हाउ वुड यू प्रिपेयर इथाइल आयोडाइड। प्रिपेयर इथाइल आयोडाइड का मतलब है कि इथाइल आयोडाइड इज़ योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। आपने इथाइल आयोडाइड को बनाना है और फिर इसको आपको फार्मूला लिखना भी आना चाहिए। इथाइल होता है C2H5, इसके साथ आयोडो ग्रुप लगाओ तो इथाइल आयोडाइड बन जाता है। इन सारे रिएक्टेंट्स से आपको बनाना है। अब बच्चों को इन रिएक्टेंट्स के भी नाम नहीं आते, आप लोगों को पता, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस चीज़ को आपने इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है इनफैक्ट वो चीज़ है क्या। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि
ये जो है C2H6 ये इथेन है, C2H4 इथीन है, C2H2 इथाइन है। उसके बाद ये है इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल ब्रोमाइड और ये है इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो अब आपकी बुक में क्वेश्चन जो है वो इस तरह लिखे होते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड फ्रॉम इथेन, फ्रॉम इथीन, फ्रॉम इथाइन, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो आपको इनके नाम भी याद करने होते हैं और आपको इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो आगे ये रिएक्शन सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले इथेन से कैसे बन सकता है, सिंपली क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट को डिनोट करता है। H3CH2Cl ये आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फिर जब आपके पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा तो इथाइल क्लोराइड से इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए आपको सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करना होगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आयोडो इधर लग जाएगा और क्लोरो और इसका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। याद रखें कभी भी आयोडो ग्रुप जो है ना वो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, पहले क्लोरो ग्रुप लगता है और फिर क्लोरो को रिप्लेस करता है आयोडो। इसी तरीके से इथीन का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करें तो ईजिली इथाइल आयोडाइड बन जाता है। अल्काइन यानी इथाइन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले ये इथीन बनता है और फिर इथीन को आप सिंपली हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके, ये इन रिएक्शंस की 2-3 दफ़ा अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपको पता है इथीन डायरेक्टली बन सकती है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके। इसी तरह इथाइल अल्कोहल का भी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है तो डायरेक्टली हाइड्रोजन इथाइल आयोडाइड बन जाता है। इसी तरह इथाइल ब्रोमाइड का, जिस तरह इथाइल क्लोराइड को हमने ऊपर यहाँ पे इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया था, इधर आयोडीन लग गया था, आयोडो ग्रुप लग गया था। उसी तरह यहाँ पे भी इथाइल ब्रोमाइड का भी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है। सॉल्वेंट यहाँ पे एसीटोन इस्तेमाल होगा और इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। इसी तरह प्रोपेनोइक एसिड था हमारे पास या एथेनोइक एसिड था? ओके, सो दिस वन इज़ नॉट एथेनोइक एसिड, दिस इज़ प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, इसका एसीटोन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, एसीटोन की प्रेजेंस में इथाइल आयोडाइड में। अच्छा, ये है प्रोपेनोइक एसिड का सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो सिल्वर प्रोपेनोएट बनेगा और फिर सिल्वर प्रोपेनोएट का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो इथाइल ब्रोमाइड बनेगा और इथाइल ब्रोमाइड का सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा। तो ये वाला रिएक्शन तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, कि कोई भी आपके पास अगर इथाइल क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, तो उसको आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें आपने एसिड फंक्शनैलिटी को पहले उसके सॉल्ट में कन्वर्ट किया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके और फिर सॉल्ट को आपने उसकी ब्रोमिनेशन करा दी। ब्रोमिनेशन कराने से क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो गया, इसने सिल्वर ब्रोमाइड भी बना लिया और एक और ब्रोमो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, इथाइल ब्रोमाइड बन गया और इथाइल ब्रोमाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा सोडियम आयोडाइड के साथ तो इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। सो दिस इज़ इट। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे इसको तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं बता दूँगी आपको मज़ीद। नियोपेंटाइल क्लोराइड कांट बी prepared from corresponding alcohol due to great tendency of the neopentyl cation to undergo rearrangement, suggest a suitable method for its preparation। इसमें यह है कि जो नियोपेंटाइल के क्लोराइड है इट कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम corresponding, इसको जो है ना वो नियोपेंटाइल केटाइन से नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं बन सकता क्योंकि नियोपेंटाइल केटाइन में रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो हमें कोई सूटेबल मेथड सजेस्ट करना है। सबसे पहले आपको इसके लिए पता होना चाहिए नियोपेंटेन क्या चीज़ होती है। नियोपेंटेन ये 5 कार्बन का अल्केन है जिसमें सेंट्रल कार्बन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं। नियोपेंटाइल केटाइन ये है, इसके सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर हैं, डिफरेंट नहीं है, इनको सेम हाइड्रोजन्स कहते हैं। किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव करें तो पीछे जो केटाइन बचेगा वो
अगर किसी भी कोई भी एक हाइड्रोजन जो है एज हाइड्राइड आयन जिसमें से निकल जाए तो पीछे जो केटाइन बचेगा इसे नियोपेंटाइल केटाइन कहेंगे। इस नियोपेंटाइल केटाइन के सारे हाइड्रोजन सेम हैं, तो अगर किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीनेशन होगी तो हमें सिर्फ एक टाइप का क्लोरीनेशन होगी तो हमें सिर्फ मोनोक्लोरोनियोपेंटेन ही मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो नियोपेंटाइल क्लोराइड जो है वो बन जाता है। नॉर्मली जब ये वाला रिएक्शन अल्केन्स के साथ किया जाता है तो इसमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं मिलती, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर सारे हाइड्रोजन सेम है तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगी। और पॉलीक्लोरिनेशन को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सेस ऑफ नियोपेंटेन यूज़ करेंगे। इस वाले रिएक्टेंट का जब हम एक्सेस यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, एटलीस्ट थियोरेटिकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ आइदर दिस कंपाउंड और दिस with concentrated HCl gives same two isomeric alkyl chlorides. Write the structure of these two products and explain their formation from each compound. इन्होंने कहा है कि इस कंपाउंड को अगर HCl के साथ ट्रीट करें या इसको HCl के साथ ट्रीट करें तो एक ही तरह की प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड मिलता है, लेकिन उनके दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो किस तरह मिलते हैं? सबसे पहले आप इसको ज़रा, ये कंडेंस फार्मूला है, इसको खोल के लिख लें। इसका पहले कंडेंस फार्मूला है, इसको खोल के लिख लेते हैं कि इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हुए हैं। इस कार्बन के साथ एक OH और एक मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। HCl के साथ रिएक्शन होगा तो इस OH ग्रुप की प्रोटोनेशन हो जाएगी। OH जो है ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को पिक कर लेगा और ये प्रोटोनेशन हो गई है। यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है कि रिएक्शन में डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बाकी पूरे का पूरा मॉलिक्यूल सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज आ रहा है, सिर्फ इस जगह पे चेंज आ रहा है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये एज वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल के तौर पे रिलीज़ हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये एक केटाइन बन गया। अब इस केटाइन के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये केटाइन इसी फॉर्म में जो है ना वो इस वाले क्लोरीन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर जाए, इस वाले क्लोराइड के साथ ये इस वाले पाथवे को फॉलो करके, इस पाथवे को फॉलो करके ये रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी जिसमें कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे जो है वो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ होगा। और दूसरा इस केटाइन के पास पाथवे है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाए। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि आप यहाँ पर देखें कि इस वक्त ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन अगर इसका ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जाकर अटैच हो जाए तो जो है पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, यानी यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो अब जो है, अब ये कौन सा केटाइन बन गया है? ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। टर्शरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कि दिस प्रोसेस इज़ ड्रिवन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन। बेसिकली रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है ताकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए, विच इज़ टर्शरी। जब ये टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका आगे से रिएक्शन क्या पॉसिबिलिटी है कि वही क्लोराइड आयन इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर अटैच हो सकता है और अब जो है ये एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी। पहले जो प्रोडक्ट बनी थी वो थी 2,2-डाईमिथाइल या 3-क्लोरो-2,2-डाईमिथाइल ब्यूटेन, और ये वाली है 2-क्लोरो-2,3-डाईमिथाइल। मतलब बेसिकली ये दो आइसोमर्स हैं, एक में जो है वो क्लोरो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, दूसरे में क्लोरो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो यही आपने इन दो का स्ट्रक्चर बताना था और साथ में इनका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बताना। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा। तो अभी मैंने यही क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।